नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। ऑरोरा के विपरीत, जो आधुनिक था और अलौकिक शक्तियों की मौजूदगी के बावजूद कड़ी निगरानी में था, वहां शक्ति किसी को अदृश्य नहीं बनाती थी। कम से कम ऊपरी तौर पर तो यही सच था। माइकल का मानना था कि इसका विपरीत भी सच हो सकता है। कोई व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता जाता है, उतने ही कम नियम उस पर लागू होते हैं। लेकिन वह अरोरा थी। यह मूल भूमि थी। यहाँ दुनिया पुराने नियमों का पालन करती थी। अगर आपसे ऊपर कोई ताकतवर नहीं होता तो आपका कहाँ ही कानून बन जाता था। रईस आम लोगों को मार सकते थे और उसे न्याय कह सकते थे। रईस वंश के न होने के बावजूद भी लोग अपनी ताकत के बल पर ऊंचे उठ खड़े होते थे और सम्मान पाते थे, भले ही वे रईसों का अपमान करते हो। सत्ता ही सब कुछ थी। काउंट हालेम बड़ी आसानी से माइकल के पीछे एक हत्यारा भेज सकता था, और अगर माइकल सिर्फ एक प्रतिभाशाली नौजवान होता तो उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंट जुर्माना भरकर या माइकल के परिवार से बातचीत करके ऐसे आगे बढ़ सकता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह दुनिया एक सभ्यता के वेश में छिपी हुई खाद्य श्रृंखला थी। वास्तव में ये जागृतिवादियों की इस मान्यता के समान थी कि यह स्थान शक्ति का प्रक्षिप्त स्थान है। बलवान कमजोरों को खा जाते थे और जो कमजोर बच जाते थे वे बदले में बलवान हो जाते थे। माइकल ने पहले शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की। उसका लहजा शांत और विनम्र था, लेकिन डेरियस ने विनम्रता को कमजोरी समझ लिया। तर्क विफल होने पर माइकल ने उस दूसरे तरीके का सहारा लिया जिसका उसने पहले ही जिक्र किया था, डर। माइकल थोड़ा आगे झुका, उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। तो अब श्री डेरियस, उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे लिए मुस्कुराए। डेरियस ने असमंजस में पलकें झपकाई। मेरे स्वामी। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? अरे मुस्कुराओ तो सही। शूरवीर हिचकिचाया, लेकिन उस स्थिर निगाह के नीचे उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। पहले तो यह मुस्कान अटपटी लगी, फिर तनावपूर्ण और अनिश्चित सी हो गई। माइकल ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी मस्ती झलक रही थी। हम बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम विनम्रता दिखाने की कोशिश कर रहे हो। डारियस ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अभी भी एक असहज मुस्कान थी। यदि आपको ये पसंद हो मेरे स्वामी, तो मैं और अधिक अभ्यास करूंगा। माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और उसकी आवाज में अजीब तरह की गंभीरता आ गई। आप जानते हैं सर डेरियस, मैं खुद को उदास पाता हूँ। शूरवीर एक बार फिर जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात किस ओर जा रही है। दुखी महाराज। हाँ, माइकल ने शांत भाव से ईमानदारी से कहा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। मुझे बताओ, अगर तुम अपने प्रभु को दुखी कर दो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? डेरियस का गला सूख गया। उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी कि यह कोई आसान सवाल नहीं है। मैं मुआवजा दूंगा महाराज। जैसे ही उसने ये कहा, माइकल की आंखें चमक उठी और उसका पूरा व्यवहार बदल गया। उसने अपने हाथों से ताली बजाई, जिसकी तीखी आवाज ठंडी हवा में गूंज उठी। बहुत बढ़िया, उसने कहा। उसकी आवाज अचानक प्रसन्न हो गई। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर सिर घुमाया। कैप्टन रोहन, उसने गर्मजोशी और शरारत से भरी आवाज में पुकारा। अंदर आइए। भारी दरवाजा लगभग तुरंत ही चरमराते हुए खुल गया। रोहन की निगाहें माइकल के उज्जवल चेहरे और पीले सहमे हुए शूरवीर के बीच घूम रही थी। रोहन कमरे में पूरी तरह से दाखिल हो गया, लेकिन दहलीज पार करते ही उसकी सांस अटक गई। हवा असामान्य रूप से ठंडी लग रही थी। उसकी नजरें कमरे पर घूम गईं। खिड़कियों के शीशे धुंध से ढके हुए थे और माइकल की कुर्सी के पास फर्श पर पाले की एक पतली परत जमी हुई थी। मेज पर रखी चांदी की ट्रे जमी हुई भाप से चमक रही थी। यहां तक कि बिना छुई हुई चायदानी भी ठंड से फीकी सफेद पड़ गई थी। रोहन के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि बाहर का गलियारा अजीब तरह से ठंडा महसूस हो रहा था। माइकल आराम से बैठा था, मानो कुछ गड़बड़ ही न हो। वह पूरी तरह सहज दिख रहा था। उसकी शांत मुस्कान ने दृश्य को और भी अवास्तविक बना दिया। मेरे प्रभु, रोहन ने कठोर स्वर में कहा। उसने एक बार फिर डेरियस की ओर देखा, जो कड़ाके की ठंड के बावजूद पसीने से तरबतर और पीला पड़ा अपनी कुर्सी पर अकड़ा बैठा था। माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, एक पैर को दूसरे पर इस तरह मोड़ लिया मानो वह ठंडा, तनाव भरा कमरा कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। आह कप्तान, उसने सुखद स्वर में कहा। हम अभी उचित मुआवजे पर चर्चा कर रहे थे। रोहन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह असमंजस में था कि उसे मुस्कुराना चाहिए या अपनी तलवार निकालनी चाहिए। डारियस, जो अभी भी अपनी जगह पर जमा हुआ था, केवल मुश्किल से अपनी बात कह सका। युवा स्वामी का हंसमुख स्वर किसी क्षण पहले की उसकी जानलेवा मंशा से कहीं अधिक खतरनाक प्रतीत हो रहा था। मुआवजा, माइकल ने बारिश की तरह कोमल स्वर में कहा। सर डेरियस, आपका पहला प्रस्ताव। डेरियस ने अपने होंठ गीले किए। 5000 सोने के सिक्के, उसने कहा। 1 सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। माइकल ने मानो अनसुना ही कर दिया हो अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसने चायदानी की ओर हाथ बढ़ाया, देखा कि उसके किनारे पर पाला जमा हुआ है, और उसे सावधानी से वापस रख दिया। उन्होंने कहा, मैंने कुछ उपयुक्त चीज मांगी थी। फिर से कोशिश करो। डारियस ने गहरी सांस ली। मेरे स्वामी, कर का समय आ गया है। सर्दियों का भंडार कम है और सड़कें अभी भी जाम है। आपके खजाने का 30%, माइकल ने कहा। डेरियस ने पलकें झपकाई। फिर मेरा प्यार। 40। महोदय कृपया, अगर हम खजाने को इतना नीचे तक खाली कर देंगे तो बाजार में अफरा तफरी मच जाएगी। और 50। डेरियस का गला भर आया।
हम 40 का इंतजाम कर सकते हैं, बाकी के लिए वसंत में एक बॉन्ड के साथ हो। 60। वह घूरता रहा। हम वसंत तक उबर नहीं पाएंगे। क्या आपने अभी कहा कि मुझे इसे बढ़ाना चाहिए? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। डेरियस ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। 70%, माइकल ने कहा। डेरियस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक बार रोहन की ओर देखा, मानो कप्तान हस्तक्षेप करने वाला हो। रोहन टस से मज नहीं हुआ। माइकल ने हाथ जोड़ लिए। पशुधन। डेरियस चौंक गया। महोदय, पशुओं के झुंड। खेतों को जरूरत है। आधा। डेरियस ने एक बार फिर कोशिश की। अगर हम इतनी गहराई तक छंटनी करते हैं तो वसंतकालीन ड्राफ्ट विफल हो जाएगा। माइकल ने एक उंगली उठाई। आधा। उसने पहले की तरह ही कोमल आवाज में दोहराया। प्रजनन के लिए उपलब्ध बछड़े भी शामिल हैं। आप अपने लिए बछड़ों का चुनाव कर सकते हैं। डेरियस ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला। समझ गया। कवच और हथियार, माइकल ने कहा। डेरियस को अपनी रीढ़ की हड्डी में स्टील का एक टुकड़ा महसूस हुआ। अगर तुम शस्त्रागार पर कब्जा कर लेते हो तो मेरे सैनिक डाकुओं या हमलावरों का जवाब नहीं दे पाएंगे। सीमा पर शांति नहीं है। आधा। माइकल ने कहा। डेरियस ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसका प्रयास उसकी जुबान पर ही खत्म हो गया। माइकल उठा। उसके बूट के नीचे पाला सरसरा रहा था। उसने बिना किसी द्वेष के डेरियस की ओर देखा। इसे दर्ज कर लिया जाए, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी स्पष्ट थी कि दरवाजे के पीछे गलियारे में भी सुनाई दे रही थी। सर, डेरियस ने मुझे अपने खजाने का 70%, अपने पशुधन का आधा हिस्सा और अपने कवच और हथियारों का आधा हिस्सा देने का वादा किया है। उसने पहले 5000 सोने के सिक्के देने की पेशकश की थी, लेकिन मैं इतनी धीमी आवाज नहीं सुन सका। डेरियस का जबड़ा कस गया। उसने कुर्सी पर बैठे बैठे ही झुककर प्रणाम किया। ये हो जाएगा, उसने धीमी आवाज में कहा। जब तक? 1 महीने में। कब? 1 सप्ताह में, मेरे प्रभु। अच्छा, माइकल ने कहा। उनके चेहरे पर फिर से गर्मजोशी भरी और चमकदार मुस्कान लौट आए, मानो पिछले कुछ पल मौसम के बारे में शिष्टाचारवश बातचीत में बीते हों। तो आज के लिए बस इतना ही। बर्फ पिघलने से पहले अपनी चाय पी लीजिए। तारांकन। जैसे ही माइकल हवेली से बाहर निकला, सुबह की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। उसके बूटों की हल्की सी आवाज पत्थर के रास्ते पर सुनाई दी। कैप्टन रोहन कुछ कदम पीछे चुपचाप चल रहे थे। माइकल भी कुछ नहीं बोला, बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। संदेश पहले ही डेरियस के दिमाग में बैठ चुका था और उसे यकीन था कि कल सुबह तक यह इस क्षेत्र के हर रईस तक पहुंच जाएगा। माइकल जल्द ही अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। गाड़ी में बैठते ही माइकल ने अपने विचारों को भटकने दिया। उसने शुरू में डेरियस के क्षेत्र की छानबीन करने की योजना बनाई थी, आपूर्ति प्रवाह और व्यापार अभिलेखों की जांच करने के लिए। लेकिन शूरवीर की प्रतिक्रिया देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। पुरुषों को तोड़ना आसान था, उनका उपयोग करना कठिन था और कहीं अधिक मूल्यवान भी। डेरियस फिलहाल तो काम आ सकता है। माइकल को ऐसे लोगों से वफादारी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आज्ञा पालन की। डर भी उतना ही असरदार होता है जितना कि सम्मान, और उसे परिणाम की प्रक्रिया की कभी चिंता नहीं रही, बल्कि सिर्फ परिणाम की चिंता रही। अब फ्यूचर एड्स। माइकल राज्य के प्रति वफादार नहीं था। उसे संदेह था कि वह कभी वफादार हो भी पाएगा या नहीं। कुलीन वर्ग, राजशाही, परिषद, ये सब उसके लिए महज नाम थे। वह इसका हिस्सा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे होना जरूरी था। यह दुनिया उसकी अंतिम मंजिल नहीं थी। उसे यह भी विश्वास नहीं था कि वह अपना जीवन यहीं बिताएगा। उसके लक्ष्य इसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हुए थे, लेकिन तब तक स्थिरता उसके लिए उपयोगी थी। इसने उसे विकसित होने का समय दिया। और अगर दूसरे लोग भी स्थिरता चाहते हैं तो और भी अच्छा। उनसे तर्क करना या उन्हें नियंत्रित करना आसान होगा। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी, पहिए बजरी पर धीरे धीरे चरमराए। माइकल सीट पर पीछे की ओर झुककर खिड़की से बाहर गुजरते हुए नजारे को देखने लगा। तारांकन। मूल दुनिया में वापस अकादमी के गुप्त क्षेत्र के अंदर निर्देशक द्वारा अपने लिए कही जाने वाली हर बात की रूपरेखा तैयार करने के बाद अभिविन्यास अभी अभी समाप्त हुआ था। माइकल को लीरा के साथ चलते हुए देखा जा सकता था जब वे वापस अपने विला की ओर जा रहे थे। विद्यार्थी इधर उधर रुके रहे और निर्देशक के शब्दों पर चर्चा करते रहे, लेकिन माइकल के गुजरते ही अधिकांश एक तरफ हट गए। ये सम्मान के कारण था या बेचैनी के कारण, ये कहना मुश्किल था। लीरा चुपचाप उसके बगल में चलती रही। उसके चेहरे पर सोच विचार के भाव थे। वह कभी कभी उसकी ओर देखती, कुछ बोलना चाहती, लेकिन माइकल के शांत भावहीन चेहरे को देखकर वह हर बार 2 बार सोचती। अंततः माइकल ने चुप्पी तोड़ी। उसने शांत स्वर में कहा, अब जबकि ओरिएंटेशन खत्म हो गया है, आगे क्या होगा? लीरा ने पलकें झपकाई, मानो वह अपने विचारों से बाहर निकली हो। आहा, ठीक है, सेमेस्टर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है, उसने जवाब दिया। अब से जिन पाठ्यक्रमों के लिए आपने पंजीकरण कराया है वे आपके लिए खुले रहेंगे। आपको अकादमी की कई ऐसी सुविधाओं तक भी पहुंच मिलेगी जो पहले प्रतिबंधित थी, प्रशिक्षण मैदान, पुस्तकालय, मानाकक्ष इत्यादि। माइकल ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा और एक पल के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार लीरा ने पहले बात की। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने पूछा, क्या ये सच है कि तुम इसी साल जागृत हुए हो? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही सावधानी भी, मानो उसे सीमा पार करने से डर लग रहा हो। माइकल के कदम धीमे नहीं हुए। तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। लीरा ने नीचे देखा और अपने बालों की एक लत से खेलने लगी। यह यकीन करना मुश्किल है। माइकल ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में शरारती चमक थी। क्या तुम्हें लगता है कि निर्देशक इस तरह की बातों पर झूठ बोलेगा? मजाक के लिए? उसने पूछा। इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाती, उसे निर्देशक के बोलने का अजीब तरीका और प्रशिक्षण के दौरान उसके चेहरे पर आए हल्की सी मुस्कान याद आ गई। जैसे जैसे उसे याद आता गया, उसे लगने लगा कि शायद जवाब हाँ ही हो।
लीरा ने भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी भौहों के बीच की हल्की सी शिकन ने उसे बता दिया कि वह भी शायद उसी निष्कर्ष पर पहुंच गई थी। माइकल के होठों के कोने पर एक छोटी सी बेबस मुस्कान उभर आई। हाँ, उसने आखिरकार कहा, यह सच है, मैं इसी साल जागृत हुआ हूँ। लीरा एक पल के लिए रुक गई, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और वह उसकी ओर मुड़ी। यह अविश्वसनीय है। उसकी आवाज में आरोप का भाव नहीं था, लेकिन अविश्वास स्पष्ट था। फिर भी जब उसने गौर से देखा तो माइकल का चेहरा शांत था, इतना शांत कि झूठ बोलना असंभव लग रहा था। उसने मन ही मन आह भरी। वह उसे दोष भी नहीं दे सकता था। 5 महीने से भी कम समय में 50 का स्तर हासिल करना किसी के लिए भी आसानी से स्वीकार करने वाली बात नहीं थी। अगर उसने ये दावा किसी और से सुना होता तो वह भी इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन ये दुनिया संभावनाओं से भरी थी। क्या वह स्वयं इसका प्रमाण नहीं था? माइकल ने ये बातें मन ही मन सोची, लेकिन उन्हें जोर से नहीं कहा। वह बस चलता रहा। लीरा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सिर हिलाया। तुम कमाल हो, उसने धीरे से कहा। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। मुझे जागृति आए 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी 30वें स्तर की तीरंदाज हूँ। माइकल ने उसकी तरफ देखा। आर्चर, वह थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। 3 साल में 30वां स्तर हासिल करना बुरा नहीं लगता, माइकल ने कांपती हुई आवाज में कहा। प्रशिक्षकों का यही कहना है, उसने सड़क पर नजर रखते हुए जवाब दिया। लेकिन आपके बगल में खड़े होकर ये जगह छोटी सी लगती है। माइकल जवाब देने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके कदम लड़खड़ा गए। उसके सीने में एक गहरी भारी धड़कन गूंजी, 1 बार 2 बार, फिर से और तेज। यह उसकी धड़कन नहीं थी, ये कुछ और ही था। वह जम गया। कुछ सेकंड बाद माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास हुआ। विदूषक धड़कन एक पुकार की तरह थी। किसी न किसी तरह अपने उत्पत्ति शरीर के माध्यम से उनके बीच के संबंध के जरिए जेस्टर उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। माइकल ने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। लीरा ने तुरंत बदलाव को महसूस किया। माइकल, उसने चिंता भरी आंखों से पूछा, क्या तुम ठीक हो? माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें कहीं और टिक गईं। मैं ठीक हूँ, उसने अंततः कहा, हालांकि उसकी आवाज धीमी और विचलित लग रही थी। उसका ध्यान अब उस पर नहीं था। खेल खत्म होने के बाद जेस्टर ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। किसी कारणवश उसे लगा कि सत्र वास्तव में समाप्त नहीं हुआ है। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि कार्य पूरा हो गया है, फिर भी उसके पास कोई सबूत नहीं था। चूंकि उसके पास कोई ठोस आधार नहीं था, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया और गेम पॉट से बाहर निकल गया। अपने अंगों को फैलाते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि खेल के अंदर सब कुछ नकली था, लेकिन अनुभूतियां इतनी वास्तविक थी कि वह आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाया। एक पल के लिए उसे अपने गुरु को गेम पॉड्स लाने के लिए मनाने पर गर्व महसूस हुआ। भले ही ये पॉड्स खेल के लिए न बने हों, फिर भी ये प्रशिक्षण के लिए बेहतरीन उपकरण साबित हो सकते हैं। इनके जरिए वह एक निजी सिमुलेशन रूम बना सकता है, जहां वह वास्तविक जीवन में जरूरी सावधानी बरतने की जरूरत के बिना सुरक्षित रूप से अपने कौशल का परीक्षण कर सकता है। जब जेस्टर इस बारे में सोच रहा था, तभी उसने देखा कि लिली अपने खोल से बाहर निकल रही है। वह धीरे धीरे बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसकी निगाहें उसकी ओर घूम रही थीं। यह उसका इस तरह का पहला अनुभव था, और सिमुलेशन के अंदर उसने जो विचित्र और जीवंत घटनाएं देखी थीं, वे अभी भी उसके दिमाग में बसी हुई थीं। वह बेचैनी से उबर नहीं पा रही थी। ऐसा कहा जाता था कि खेल में की गई कार्रवाइयां, विशेषकर अलौकिक क्षमताओं से जुड़ी हुई, कभी कभी वास्तविक जीवन में भी घटित हो सकती थी। अगर यह सच होता तो जेस्टर ने जो किया था, दूसरे किरदार से जीवन शक्ति छीनकर उसे एक खोखला खोल बना देना, शायद सिर्फ एक गेम मैकेनिक नहीं होता। उसे एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने फिर से जेस्टर की ओर देखा। उसकी शांत मुस्कान ने उसके दिल की धड़कन और तेज कर दी। लेकिन फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी। आखिर वह उसके भाई का प्रेत था। किसी जादूगर से जुड़ा व्यक्ति सामान्य तो नहीं हो सकता, है ना? फिर भी जेस्टर की मासूमियत और उसके हमेशा के व्यवहार को देखते हुए, यहाँ तक कि एक संघर्षरत बुजुर्ग को मुश्किल से चलते हुए देखने की उसकी अनिच्छा को देखते हुए, वह बुरा तो नहीं हो सकता, है ना? जेस्टर ने लगभग तुरंत ही लिली के चेहरे पर अजीब सा भाव देख लिया। क्या हुआ? उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए पूछा। लिली चौंककर पलकें झपकाईं और जल्दी से अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जेस्टर ने कुछ पल उसे गौर से देखा। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन पैनी नजर से देख रही थी। उसे उस पर पूरा यकीन नहीं था। फिर भी उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसके हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। सिमुलेशन के अंदर जो कुछ भी हुआ, वह तो खेल का ही हिस्सा था, है ना? अंततः चाहे वह कितना भी बुद्धिमान या शांत दिखाई दे, जेस्टर अपने मूल रूप में एक राक्षसी था। गहरे स्तर पर उनकी सोच कभी भी दूसरों जैसी नहीं होगी। फिर भी उसके मन में एक छोटा सा संदेह बना रहा। लिली किस बात से परेशान थी? विदूषक के विचार कुछ देर के लिए भटक गए, फिर अंत में उनका ध्यान सबसे संभावित कारण पर केंद्रित हो गया, खेल ही। ऐसा कहा जाता था कि गेम पॉड का पहली बार इस्तेमाल करने पर हल्के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, दिशाभ्रम, संवेदी प्रतिध्वनि या भ्रम, जो समय के साथ कम हो जाते थे। खेलने का समय बढ़ने के साथ लक्षण कम होते जाते थे और केवल तभी दोबारा दिखाई देते थे जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक खेलकर अपनी सीमा को पार कर लेता था। जेस्टर ने फैसला किया, बस यही सही है। उसने हल्की सी आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। पहला सेशन थोड़ा अजीब हो सकता है। लिली हिचकिचाई, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, शायद यही बात है। जैसे ही वह मुंह फेरकर चली गई, जेस्टर ने उसे कुछ देर और देखा, फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। ऐसा नहीं था कि जिस शरीर में वह प्रवेश कर रहा था वह कमजोर था।
ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन चूंकि जब उसने उस शरीर पर कब्जा किया था तब वह एक खाली अवस्था में था, इसलिए समय के साथ उसे मजबूत करने के बावजूद भी वह उसके अंदर छिपे असली शरीर की तुलना में कहीं अधिक कमजोर था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी ताकत पर कोई असर पड़ा था। उसकी क्षमताएं कभी भी शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं थी। उसकी असली ताकत उसके दिमाग और ऊर्जा से आती थी। अपने असली शरीर की शक्ति से अभी भी जुड़ा होने के कारण जेस्टर पहले की तरह ही खतरनाक था। अगर ऐसा न होता तो उसका स्वामी उसे परिवार की रक्षा का जिम्मा कभी नहीं सौंपता। फिर भी कुछ तो गड़बड़ थी। जब माइकल ने उसे यह काम सौंपा था तो जेस्टर को लगा था कि आसपास कोई खतरा मंडरा रहा होगा, शायद हत्यारे या जासूस छुपकर देख रहे हो। लेकिन हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। इससे उसे लगा कि उसके मालिक ने उसे यहाँ सिर्फ एहतियात के तौर पर रखा है, किसी तत्काल खतरे की वजह से नहीं। और आंटी मिया और लिली के शांत स्वभाव को देखते हुए जेस्टर को यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वे कोई परेशानी खड़ी करेगी। उसने सोचा था कि यहाँ उसका काम लंबे समय तक शांतिपूर्ण रहेगा। अब तक तो ऐसा ही था। वह भ्रमित था क्योंकि किसी कारणवश उसकी संवेदन सीमा के भीतर 5 अलग अलग ऊर्जा संकेत दिखाई दिए थे और उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। उनकी मानसिक सुरक्षा औसत दर्जे की थी, जो आश्चर्य की बात नहीं थी। जादूगरों के पास भी हमेशा मजबूत मानसिक सुरक्षा कवच नहीं होता था, लेकिन उनकी जीवंतता और आभा एक अलग ही कहानी बयां करती थी। उसे जो आभास हुआ उसके आधार पर घर के चारों ओर मौजूद 5 आकृतियां शूरवीर थीं। और वे साधारण शूरवीर भी नहीं थे। सुबह ढलते समय खुली जगह से गाड़ियां धीरे धीरे गुजर रही थीं। कुत्ते घुमाने वाले लोग स्कूटर पर एक कुरियर और 2 जॉगर गली पार कर रहे थे। 5 ऑपरेटिव भी भीड़ में घुल मिल गए थे, आम कपड़े और धूप का चश्मा पहने हुए। हर किसी के कान में एक छोटा सा कम्युनिकेशन डिवाइस लगा था जो देखने में म्यूजिक ऐप जैसा लग रहा था। जांच करो, वन ने लक्ष्य घर के सामने एक गमले के पास रुकते हुए धीरे से कहा। क्या हम निश्चित हैं कि सिग्नल यहीं से आया था? पुष्टि हो गई, टू ने जवाब दिया। मालिक, थरी ने कहा। महिला, मिया तारांकन 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 तारांकन। वो शहर के ऊपरी हिस्से में नया रेस्टोरेंट चलाती है। समीक्षाओं के अनुसार वह लोकप्रिय है। 4 लोग कोने पर आकर रुके और मैसेज करने का नाटक करने लगे। क्या यहाँ के निवासियों के बारे में कुछ खास बात है? हाँ, 5 ने कहा। यह महिला माइकल नॉर्मन की चाची है, वही महिला जिसने सरकारी कॉलेज की परीक्षाओं से जगाया था। एक व्यक्ति ने डिलीवरी वैन को ड्राइववे से गुजरते हुए देखा। और हमारा लक्ष्य विवरण में लिखा है कि वह माइकल नॉर्मन जैसा दिखता है, टू ने जवाब दिया। लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि माइकल इस समय कॉलेज में लॉग इन है। उपस्थिति और कैंपस गेट पर उसकी एंट्री मेल खाती है। तो एक हमशक्ल, थरी ने कहा। 4 ने आगे कहा, या फिर कोई धोखेबाज हो सकता है। हो सकता है कि वह असली व्यक्ति की नकल करने के लिए काला जादू कर रहा हो ताकि उसके करीबी सहयोगियों को शक न हो। एक व्यक्ति ने अपनी टोपी ठीक की और गमले पर झुक गया। मुकाबले के नियम, हम पहले पहचान की पुष्टि करते हैं। अगर यह असली माइकल है तो हम पीछे हट जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। अगर यह कोई धोखेबाज है तो हम उसे पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं। समझ गया, 4 ने कहा। मैं डोरबेल बजाकर और बात करके अंदर घुस सकता हूँ। ट्रिप 4 फोन हाथ में लिए फुटपाथ की ओर बढ़ा। मन ही मन उसने एक विनम्र मुस्कान और डिलीवरी मैन जैसी आवाज तैयार कर ली थी। ठीक है, मैं घंटी बजा देता हूँ, उसने कम्युनिकेशन डिवाइस पर धीमी आवाज में कहा। उन्हें मौका नहीं मिला। इससे पहले कि उसकी उंगली घंटी तक पहुंच पाती, दरवाजा खुल गया। वहां एक लड़का खड़ा था। आकर्षक हरी आंखों, काले बालों और एक उज्ज्वल मोहक मुस्कान वाला एक सुंदर किशोर जो वहां बिल्कुल बेमेल लग रहा था। लक्ष्य, चारों जम गए। विवरण मूल से बिल्कुल मेल खाता था, लेकिन चेहरा वह ज्यादा जवान लग रहा था। चारों हिचकिचाए। कुछ गड़बड़ थी। अगर नकली को पहचानना इतना आसान था तो असली रिश्तेदारों ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्या वे किसी के प्रभाव में थे? क्या उन्हें धमकी दी गई थी? यह विचार अभी आया ही था कि किशोर ने अपना सिर झुकाया और हल्की हैरानी से पलकें झपकाई। ओह, उसने हल्के और जिज्ञासु स्वर में कहा। मुझे बाहर किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। आप कौन हैं? लहजा दोस्ताना था। 4 अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक पल में उसका दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में कोई बटन दबा दिया हो। दुनिया किनारों से धुंधली हो गई। विचार एक नर्म धूसर धुंध में घुल गए। उसके शरीर का तनाव गायब हो गया और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। जेस्टर के चेहरे पर मुस्कान जरा भी नहीं हिली जब वह एक तरफ हट गया। उसने धीरे से कहा, आपको अंदर आना चाहिए। बिना किसी झिझक के 4 ने सिर हिलाया और उसके पास से गुजर गया। उसकी चाल सहज लेकिन मशीनी थी। उनके पीछे सामने का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। जेस्टर ने ताला लगा दिया। बाहर शेष 4 ऑपरेटिव जम से गए। 4, किसी ने कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। फोन पर 2 की सांसें सुनाई देने लगी। क्या उसने अपना चैनल म्यूट कर दिया है? नहीं, 5 ने एक पल बाद कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। उनके कानों में हल्की सी कर्कश ध्वनि गूंज रही थी। काफी देर तक उनमें से कोई नहीं बोला। एक ने अपने जबड़े कस लिए। अपनी जगह पर डटे रहो, उसने कहा। घर का माहौल बदल गया। अंत में उनमें से सबसे बलवान, दूर स्थित लैंप पोस्ट के पास खड़ा एक लंबा आदमी ने गहरी सांस ली। उसने कहा, अब मेरी बारी है। एक रुको, लेकिन वह पहले ही चलने लगा था। उनमें से सबसे बलवान व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा। उसका कोट हवा में लहरा रहा था और वह सड़क पार कर रहा था। उसकी निगाहें सामने के दरवाजे पर टिकी थीं और उसकी त्वचा के नीचे एक हल्की सी धातुई चमक दिखाई दी। यह मानव शक्ति से निर्मित मजबूती का संकेत था। वह 4 जैसी गलती नहीं दोहराने वाला था। जैसे ही उसका जूता पहली सीढ़ी पर पड़ा, दरवाजा फिर से खुल गया। जेस्टर वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शांत उज्ज्वल मुस्कान थी।
बिना किसी चेतावनी के योद्धा ने भयंकर शक्ति से मुट्ठी बंद कर आगे छलांग लगाई। उसका इरादा था कि लड़का एक शब्द भी बोल पाए बिना ही उसे बेहोश कर दे। वार की आवाज हवा में गूंज उठी, लेकिन इसके उतरने से पहले उनके बीच एक धुंधली सी आकृति गुजरी। दरार, हड्डी और मजबूत मांस के टकराने की आवाज गूंज उठी। फोर्ट, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें बेजान थीं, ने अपनी बाह से वार को रोक लिया था। इस टक्कर से बरामदे की टाइलों में एक जोरदार झटका लगा, जिससे धूल और छोटे छोटे पत्थर बिखर गए। ये क्या चार, उस आदमी ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह आधा कदम पीछे हट गया। फोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अदृश्य डोरियों से बंधी कठपुतली की तरह वह सीधा हुआ और अपना घुटना उस आदमी की पसलियों की ओर बढ़ा दिया। सबसे ताकतवर ऑपरेटिव ने बड़ी मुश्किल से समय रहते बचाव किया, लेकिन हमले के बल से उसकी बांह सुन्न हो गई। वह काबू में है, उसने संचार प्रणाली पर चिल्लाकर कहा। पीछे हटो। चैनल के माध्यम से एक की आवाज गूंजी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेस्टर की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई और उसकी आंखें हल्की हरी चमकने लगी। योद्धा ने एक बार पलक झपकाए और अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं, उसका शरीर ढीला पड़ गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चारों ओर की आभा झिलमिलाती हुई फिर पूरी तरह गायब हो गई। वह शांत और भावहीन होकर मुड़ा और एक वफादार रक्षक की तरह अपने कर्तव्य पर लौटते हुए एक तरफ हट गया। एक, दो ने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ नहीं। तीनों जम गए। उन्हें पहले से ही पता था। बिना कुछ और कहे शेष तीनों लोग एस्टेट के ऊपर हवा में उड़ गए और इलाके का व्यापक दृश्य प्राप्त करने के लिए इधर उधर बिखर गए। नीचे से जेस्टर ने आसमान की ओर तिरछी नजरों से देखा। उसकी हरी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। ओह, उसने धीरे से कहा, वे उड़ सकते हैं। जेस्टर ने दरवाजे के पास खड़े दो स्थिर आकृतियों पर एक नजर डाली। दोनों शूरवीर अब आदेशों की प्रतीक्षा में पहरेदारों की तरह चुपचाप खड़े थे। उनके आसपास की जमीन पर पहले हुए प्रहार से हल्की दरारें थीं। धूल के छोटे छोटे गुच्छे अभी भी हवा में उड़ रहे थे। रोके गए मुक्के के बल से टाइलें टूट गई थीं। उसने धीरे से आह भरी। ये जगह लड़ाई के लिए ठीक नहीं है, उसने बुदबुदाया। अगर मोहल्ले को नुकसान पहुंचाया गया या अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया तो उसका मालिक नाराज हो जाएगा। उसने अपनी निगाहें फिर ऊपर की ओर उठाईं। ऊपर चक्कर लगा रही तीनों आकृतियां सूर्य की रोशनी में हल्की चमक रही थी। उनकी आभा लगभग वश में थी। वे उसे ढूंढ रही थी, अब सतर्क थी। उनकी हरकतें तेज और रक्षात्मक थीं। वह उनके ऊर्जा प्रवाह में तनाव महसूस कर सकता था। वे आसानी से पास नहीं आएंगी, खासकर अपने दो साथियों को बिना किसी आवाज के गिरते देखने के बाद। फिर भी अगर वे यहाँ लड़ाई छेड़ने पर मजबूर करते तो वह बिना ज्यादा खुलासा किए चुप नहीं रह पाता। जोखिम उठाना उचित नहीं था। जैसे ही उसने अपना मन बना लिया, उसके पीछे का सामने वाला दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। विदूषक, वह मुड़ा। लिली अपने साधारण घरेलू कपड़ों में थोड़े बिखरे बालों के साथ उलझन में पलकें झपकाती खड़ी थी। दरवाजे के पास वे लोग कौन हैं? उसने सीढ़ियों के किनारे खड़े दो स्थिर पुरुषों की ओर इशारा करते हुए पूछा। जेस्टर के चेहरे पर तुरंत नरमी आ गई। वह मुस्कुराया। उसकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली थी। दोस्त, उसने कहा। वे अचानक आ गए। लिली ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसकी निगाहें टूटी हुई टाइलों और हल्की धूल पर टिकी रहीं। दोस्त, उसने पूरी तरह आश्वस्त न होते हुए दोहराया। जेस्टर आगे बढ़ा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जी हाँ, चिंता मत करो, अभी अंदर ही रहो, ठीक है? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उनकी आवाज में एक शांत आत्मविश्वास था जिसने उसे सवाल पूछना बंद करने पर मजबूर कर दिया। वह हिचकिचाई, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उसने धीरे से कहा। सावधान रहना। जेस्टर के चेहरे पर मुस्कान बनी रही जब वह मुड़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके चेहरे से गर्माहट गायब हो गई। उसने फिर से आकाश की ओर देखा। उसकी हरी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। चलो इसे कहीं और ले चलते हैं, उसने धीमी और ठंडी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। इसके साथ ही उसके आसपास की हवा में कंपन हुआ। उसकी आकृति धुंधली हो गई, हवा में धुएं की तरह गायब हो गई और वह दहलीज से ओझल हो गया। जब जेस्टर दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही ब्राइटगेट शहर के बाहर जंगल में था। चीड़ और अन्य पेड़ों के पत्ते हवा में लहरा रहे थे। जेस्टर ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आकृति स्थिर हो गई और उसकी आंखों से हल्की हरी रोशनी गायब हो गई। अच्छा हुआ, उसने बुदबुदाया। यहाँ कोई आम नागरिक नहीं है। सच कहूं तो उसे दूसरों की परवाह नहीं थी। उसके मालिक के आदेशों ने ही उसे कुछ कार्यों तक सीमित कर रखा था। जंगल में सन्नाटा पल भर के लिए ही कायम रहा। ऊपर से नीले, गहरे लाल और हरे रंग की तीन प्रकाश किरणें पेड़ों के बीच से गुजरी। आकाश ऊर्जा की लपटों से जगमगा उठा, जिसके बाद कई जोरदार धमाके हुए। संपीड़ित हवा के ब्लेड और चमकदार भले नीचे बरसने लगे, जो पेड़ों और चट्टानों को समान रूप से चकनाचूर कर गए। जेस्टर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या उन्होंने अभी से शुरू कर दिया? उसने अपने साथ मौजूद दो नियंत्रित शूरवीरों को तुरंत अपनी रक्षा करने का आदेश दिया। एक पल के लिए वह सचमुच हैरान रह गया। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वे बिना किसी झिझक के हमला करेंगे, खासकर तब जब उनके दोनों साथी अभी भी जीवित थे, भले ही वे उसके नियंत्रण में थे। पेड़ की डालियां जल उठीं, गड्ढे बन गए। जंगल में ओजोन और टूटी हुई छाल की गंध फैली हुई थी। उसने भौहें चढ़ा ली। उसकी शांति भंग होने लगी और उसे हल्का सा गुस्सा आने लगा। तो उन्हें पहले ही मृत मान लिया है। अपने गुरु के पहले के आदेशों को याद करते हुए जेस्टर ने पहले दो को नहीं मारा था। उसने केवल उनकी चेतना को खंडित किया था, उनके सोचने समझने वाले मन को दबाकर अवचेतन मन पर नियंत्रण कर लिया था। वे अभी भी सांस ले सकते थे, उनके दिल अभी भी धड़क रहे थे और आराम करने से वे ठीक भी हो सकते थे। यह नियंत्रण स्थायी नहीं था, यह एक नाजुक संतुलन था जिससे स्थायी क्षति से बचा जा सके। लेकिन उनके सहयोगियों को यह बात स्पष्ट रूप से पता नहीं थी। ये परेशानी वाली बात है, उसने धीरे से कहा।
जेस्टर ने अनुमान लगाया था कि वे हिचकिचाएंगे, अपने साथियों को बचाने की कोशिश करेंगे या कम से कम हमला करने से पहले संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उनकी झिझक का फायदा उठाकर उसने उन पर नियंत्रण करने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दुनिया कभी कभी किसी की योजना का पालन नहीं करती। जैसे ही पहला हमला हुआ, एक और लहर आए और उसके तुरंत बाद एक और लहर आ गई। वृक्षों की कतार से 3 आकृतियां एक ढीले त्रिकोण में मंडराती हुई दिखाई दी और उन्होंने दूर दूर से गोले बरसाकर मैदान को भेद दिया। हवा के अर्धचंद्राकार झोंके प्रकाश की किरणों के ऊपर ढेर हो गए। ऊर्जा के छिटपुट गोले लड़खड़ाती रेखाओं में जमीन पर बिखर गए। वे मंच के माहिर योद्धा थे और यद्यपि जादू टोना उनकी विशेषता नहीं थी, फिर भी किसी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए उन्हें कौशल की आवश्यकता नहीं थी। केवल संख्या बल ही पर्याप्त था। हमला करो, जेस्टर ने कहा। उसके बगल में खड़े दोनों योद्धा तुरंत हरकत में आए। उनकी आंखें भावहीन थीं, उनकी आभा स्थिर थी। एक ने हथेली उठाई और एक तिरछी दीवार खड़ी की जिसने हवा के झोंकों की पहली बौछार को रोक लिया। दूसरे ने गहरी सांस ली और आगे की ओर मुक्का मारा। एक तीव्र आघात तुरंत घने पेड़ों के बीच से गुजरी और हवा में ही नीचे गिरते भालों से टकरा गई। टक्कर के परिणामस्वरूप एक सफेद घेरा फूट पड़ा जिससे चीड़ के पेड़ हिल गए। ऊपर तीनों रुके नहीं। उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया और लयबद्ध तरीके से लगातार प्रहार करने लगे। ये सिलसिला ढोल की थाप की तरह बढ़ता गया। पेड़ गिरने लगे, मिट्टी पर्दों की तरह उड़ने लगी। जेस्टर अकेले होते तो पूरी तरह से घबरा जाता, लेकिन उसके बगल में मौजूद 2 लोगों की बदौलत उसे स्थिति का अवलोकन करने का भी समय मिल गया। कुछ देर सोचने के बाद जेस्टर ने जोखिम उठाया और अपने साथ मौजूद दोनों शूरवीरों को उनके दोस्तों से मिलने के लिए ऊपर उड़ने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद माना कि एक और भी तीव्र लहर फूट पड़ी। रंग और ध्वनि के हिंसक तूफान में 5 शूरवीर हवा में ही आपस में भिड़ गए। उनकी शक्ति के टकराने से जंगल में भूकंपीय तरंगें दौड़ गईं, जिससे हवा भी विकृत हो गई। जेस्टर की दोनों कठपुतलियां अपने पूर्व साथियों से आमने सामने भिड़ गईं। उनकी देह सहज प्रवृत्ति से संचालित हो रही थी, जबकि उनकी बुद्धि जेस्टर के नियंत्रण में दबी हुई थी। आकाश में मंत्र ऐसे चमक उठे जैसे बेकाबू आतिशबाजी हो रही हो। तलवारों, ज्वालाओं से भरे भालों और तीव्र ऊर्जा के विस्फोटों का एक तूफान अराजक चमक में एक दूसरे से टकराया। युद्ध के वर्षों के दौरान विकसित हुई उनकी अवचेतन प्रवृत्ति ने उन्हें वैसे ही लड़ने के लिए प्रेरित किया जैसे वे जीवन में लड़ते, न कि बंधनों से बंधे कठपुतलियों की तरह। जेस्टर के शूरवीरों में से एक ने कठोर आभा ढाल खड़ी की और जलते हुए चापाकार वार से पलटवार किया, जबकि दूसरा धमाकों के बीच से तेजी से निकलकर माना कि विस्फोटक बौछारों से दूरी कम करता गया। ऊपर तीनों मुक्त शूरवीरों ने भी उतनी ही उग्रता दिखाई, माना कि श्रृंखलाएं और संपीड़ित वायु के गोले हवा में उलझ गए और पेड़ों की चोटियों पर आग की लिपटों के साथ विस्फोटित हो गए। और फिर ऐसा हुआ, जेस्टर के आदेश के बिना ही दोनों नियंत्रित शूरवीरों की चमक और भी तेज हो गई। उनकी उंगलियों पर मौजूद अंगूठियां प्रकाश से जगमगा उठी। धातु पर खुदे हुए प्रतीक झिलमिला उठे और अगले ही पल उनके हाथों में स्टील की चमक दिखाई दी। हथियार, आह! जेस्टर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अंतरिक्ष के छल्ले, ये तकनीक यहाँ भी मौजूद है। एक ने चौड़ी लंबी तलवार निकाली, दूसरे ने भला निकाला। वे अंतिम दूरी को पलक झपकते ही तय करके अपने पूर्व साथियों से आमने सामने जा भिड़े। तीनों स्वतंत्र योद्धाओं ने भी जरा भी संकोच नहीं किया। उनके अपने छल्ले भी प्रतिक्रिया स्वरूप चमक उठे, जिससे उनके व्यक्तिगत हथियार प्रकट हो गए। पहला प्रहार बिजली की गड़गड़ाहट जैसा था। एक तीव्र तरंग बाहर की ओर फैली और नीचे के वृक्षों की चोटियों को चपटा कर दिया। प्रत्येक प्रहार के साथ प्रकाश की एक चमक उत्पन्न हुई, मानो ऊर्जा हवा में टकराकर बिखर रही हो। जमीन से जेस्टर ने शांतिपूर्वक उनके बीच हो रही लड़ाई को देखा। मंत्र तोपखाने की तरह फट रहे थे। जेस्टर की स्थिति के अनुसार उसका भाग्य अच्छा था, क्योंकि नियंत्रित किए गए दोनों शूरवीर अपने अपने समूहों में सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपनी शक्ति के स्तर के साथ वे युद्ध को जल्दी समाप्त नहीं कर सकते थे। सौभाग्यवश उनकी क्षमताएं अभी भी मददगार साबित हुई। बाकी 3 शूरवीरों को इस बात का पता नहीं था कि वे अब जेस्टर से ज्यादा दूर नहीं थे। उनका ध्यान उस पर और उसके उनके करीब होने पर केंद्रित नहीं था, इसलिए चारों ने अपनी चेतना में एक शक्ति का अनुभव किया और अपना नियंत्रण खो दिया। बस करो, जेस्टर ने कहा। उसकी आवाज क्षतिग्रस्त पेड़ों की चोटियों से साफ सुनाई दी। उसकी आंखें हरी चमक रही थीं। नीचे सभी 5 योद्धा बीच में ही रुक गए। उनकी आभा लड़खड़ा गई, जैसे किसी कठपुतली की डोर खींच ली गई हो। वे आकाश से नीचे गिरने लगे, उनके जूते उफनती धरती पर चरमरा रहे थे। जेस्टर अभी अपनी अगली चाल के बारे में सोचने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया। एक उपस्थिति ने उसकी इंद्रियों के किनारे को हल्के से दबा दिया। उसने अपना सिर घुमाया। आसमान में बहुत ऊपर बादलों की चकाचौंध से आधा ढका हुआ एक अकेली आकृति हवा में लटकी हुई थी। अगर माइकल यहाँ होता तो वह उस आदमी को तुरंत पहचान लेता। ये वही सुपरहीरो एसोसिएशन शाखा का अवेकनर था जिससे वह कॉलेज की परीक्षाओं के लिए अपनी प्रोफाइल अपडेट करते समय मिला था। उस आदमी ने जेस्टर को एक स्थिर नजर से देखा। तुम जाने पहचाने लग रहे हो, उसने शांत स्वर में कहा। लेकिन तुम कौन हो? जेस्टर ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। वह आदमी पहले हिला। उसने जमीन पर गिरे 5 योद्धाओं पर हमला नहीं किया। बाकी तीनों के विपरीत वह बता सकता था कि किसे बचाया जा सकता है और किसे नहीं। इसके बजाय संकुचित माना का एक भाला सीधे जेस्टर की ओर बढ़ा। सबसे सरल समाधान समस्या को पकड़ना था। तारांकन। माइकल काफी देर तक छत को खाली निगाहों से घूरता रहा। वह किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। उसके सीने पर एक बेचैनी भरा बोझ महसूस हो रहा था, ऐसा बोझ जो कितना भी तर्क करने की कोशिश करने पर भी कम नहीं हो रहा था। कुछ गड़बड़ थी, उसे इसका एहसास हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वहां क्या हो रहा है? उसके दिमाग में कई संभावनाएं कौंध गईं, जिनमें से कोई भी अच्छी नहीं थी। माइकल का जबड़ा कस गया। उसका परिवार जेस्टर की देखरेख में था। अगर जेस्टर को कुछ हो जाता
तो उसे क्या गारंटी थी कि मिया और लिली सुरक्षित हैं? उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जितनी देर वह वहां बैठा रहा उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती गई। अंततः वह खड़ा हो गया। मैं यहाँ यूं ही इंतजार नहीं कर सकता। उसे नियम पता थे, अकादमी छोड़ने के लिए औपचारिक अनुमति आवश्यक थी, लेकिन वह अपने अंदर पनप रहे डर को दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी हर अंतरात्मा चीख रही थी कि कुछ गड़बड़ है। एक बार फिर इधर उधर टहलने के बाद उसने एक निर्णय लिया। अगर वह खुद नहीं जा पाता तो वह अनुमति मांगता, और एक व्यक्ति ऐसा था जो शायद इसे मंजूर कर सकता था। एक पल भी बर्बाद किए बिना माइकल अपने विला से बाहर भागा। उसका गंतव्य था प्रशिक्षक योला का कार्यालय। प्रशासनिक विंग के गलियारे लगभग खाली थे। पॉलिश किए हुए फर्श पर माइकल के कदमों की आवाज तेज गूंज रही थी। वहां से गुजर रहे एक छात्र ने उन्हें नमस्कार करने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखकर वे बीच में ही रुक गए। जब तक वह दफ्तर के गलियारे में पहुंचा, उसकी सांसें तो स्थिर हो गई थी, लेकिन उसका दिमाग नहीं। उसने मुट्ठी उठाए और एक बार जोर से खटखटाया। अंदर से एक तीखी आवाज आई, प्रवेश करो। माइकल ने दरवाजा धक्का देकर खोला। उसके कदम दृढ़ थे, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव के भाव थे। प्रशिक्षक योला ने चमकती रिपोर्टों के ढेर से नजरें ऊपर उठाईं। उसे देखकर उनकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। माना लैंप की हल्की रोशनी उनके सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे पर प्रतिबिंबित हुई और उन्होंने अपना पेन नीचे रख दिया। माइकल नॉर्मन, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन तीखी भी थी। आप परेशान लग रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? माइकल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। प्रशिक्षक जी, मुझे अकादमी छोड़नी होगी। योला ने एक बार पलकें झपकाईं। जाना? उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता है कि बिना अनुमति के यह मना है। क्या कारण है? माइकल ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। मुझे लगता है कि मेरे परिवार के साथ कुछ हुआ होगा। कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रशिक्षक योला की आंखें सिकुड़ गईं। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि उस अस्पष्ट बयान के पीछे कुछ और भी छिपा है। वह उनसे सवाल करने ही वाली थी, ये पूछने ही वाली थी कि इतनी दूर से उन्हें कैसे पता चल सकता है कि कुछ हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। उसने एक गहरी आह भरी और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद नर्म स्वर में बोली, छुट्टी के लिए आवेदन पहले से जमा करना चाहिए, लेकिन स्थिति को देखते हुए हम काम चला लेंगे। माइकल उसकी त्वरित निर्णय से आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। मेरे पीछे आओ। उसके जवाब का इंतजार किए बिना योला डेस्क के चारों ओर घूमी और बाहर निकलने की ओर चल पड़ी। उसकी ऊंची एड़ी की एड़ी जमीन पर तेजी से बज रही थी। माइकल उसके पीछे पीछे चल पड़ा, अपने सीने में बढ़ती बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही वे उस दायरे से बाहर निकल गए। उसने माइकल की ओर मुड़कर कहा, तुम मेरी निगरानी में रहोगे, इसलिए इसे मैन्युअल रूप से दर्ज करना होगा। अनुमतियों का काम मैं बाद में कर लूंगी। अभी उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी और इसके परिणामस्वरूप उनके चारों ओर की ऊर्जा में एक मोड़ आ गया। जगह कहाँ है? उसने पूछा। माइकल का गला सूख गया था। उसने जल्दी से कहा, ब्राइट गेट सिटी। कसकर पकड़ो, योला ने सरल शब्दों में कहा। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उनके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। यह पहली बार नहीं था जब माइकल को किसी ने टेलीपोर्ट किया था। उनका पहला अनुभव शिक्षक ब्रान के साथ था, दूसरा मूल देश में राजकुमारी प्रिसिला के साथ था, और अब यह तीसरा अनुभव था। हालांकि पहले दो की तुलना में प्रशिक्षक योला स्पष्ट रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कम से कम माइकल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कार से 5 घंटे की यात्रा 5 से भी कम बार रोशनी की चमक में पूरी की जा सकती है, और यह तब भी था जब प्रशिक्षक योला को अपने गंतव्य का सटीक पता नहीं था। माइकल ने कांपते हुए सांस छोड़ी। ये सब अवास्तविक था, लेकिन उनके पास आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था। हर बीतता पल उसके सीने में बेचैनी बढ़ाता जा रहा था। कुछ तो हुआ था और वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि कहीं बहुत देर न हो गई हो। बादलों के ऊपर दुनिया अनंत तक फैली हुई थी। ठंडी और हल्की हवा तेजी से बह रही थी, जिसमें बारिश की हल्की सी खुशबू थी। प्रशिक्षक योला और माइकल खामोशी से हवा में आगे बढ़े। नीचे दूर खड़े किसी भी व्यक्ति के लिए उनकी आकृतियां धुंधली बिंदुओं से अधिक कुछ नहीं थी। इस ऊंचाई से ब्राइट गेट शहर उनके नीचे एक जीवंत मानचित्र की तरह फैला हुआ था। कौन सा क्षेत्र? प्रशिक्षक ने उसकी ओर देखे बिना पूछा। माइकल की निगाहें दूर के परिदृश्य पर घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक परिचित आवासीय इमारत पर पड़ी। लो, यही मेरा घर है। योला ने उसकी निगाहों का पीछा किया और फिर सिर हिलाया। जरा रुको। बादल मुड़ने लगे। उनके चारों ओर की दुनिया झुकने लगी, जैसे अंतरिक्ष एक बार फिर सिमट गया हो। प्रकाश की एक चमक ने उनकी आकृतियों को निगल लिया और अगले ही पल वे माइकल के पारिवारिक निवास के द्वार के सामने खड़े थे। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने योला का हाथ छोड़ा और अपनी चेतना की एक लहर आगे भेजी। उसके चारों ओर की हवा हल्की हल्की हिल उठी, क्योंकि उसकी ऊर्जा इमारत में फैल गई। घर के भीतर मौजूद हर आभा उसके मन में जीवंत हो उठी। जब उसने अपने चचेरे भाई के परिचित हस्ताक्षर को शांत और निहत्थे रूप में महसूस किया, तो उसके होठों से राहत की एक छोटी सी सांस निकली। लेकिन उसके सीने में उठ रही बेचैनी कम नहीं हुई। उसकी निगाहें बरामदे की ओर घूम गईं। दरवाजे के सामने की जमीन उबड़-खाबड़ थी, टाइलों में दरारें पड़ी हुई थीं। हाल ही में यहाँ कुछ घटना घटी थी। जेस्टर का घर में न होना इस बात का प्रमाण था। अब एक और समस्या सामने आई। जेस्टर कहाँ था? इसके लिए माइकल ने ज्यादा सोचा नहीं और बस अपने भीतर की गहरी भावना पर ध्यान केंद्रित किया। एक निश्चित दायरे के भीतर वह अपने उत्पत्ति शरीर की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। हालांकि दूरी जितनी अधिक होती गई, उसकी तीव्रता उतनी ही कम होती गई। अंततः वह पूरी तरह से लुप्त हो गई। ये सीमा उसके जन्मजात शरीर की प्रकृति के कारण थी या उसकी वर्तमान शक्ति के स्तर के कारण, ये वह नहीं बता सकता था। लेकिन फिलहाल ये रेंज पर्याप्त थी। माइकल ने वह स्थान ढूंढ लिया और अपने प्रशिक्षक की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में झिझक झलक रही थी। वो खुद वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं।
था कि वह उसकी देखभाल किए बिना ही चला जाए। पहले की घबराहट के विपरीत अब स्थिति उतनी गंभीर नहीं लग रही थी। उसका परिवार सुरक्षित प्रतीत हो रहा था, या कम से कम लगभग सुरक्षित। घर में लिली की जानी पहचानी मौजूदगी से उसे यही पता चल गया था। उसने अभी तक आंटी मिया का हालचाल नहीं पूछा था, लेकिन ये जानते हुए कि वह शायद अभी भी शहर के व्यस्त केंद्र में स्थित अपने रेस्तरां में ही होंगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि खुद जाकर इसकी पुष्टि करने की तीव्र इच्छा उसे सता रही थी। लेकिन अब पूरी स्थिति अजीब सी लग रही है। प्रशिक्षक योला ने उसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ लाने के लिए बहुत प्रयास किया था, और अब जब ऐसा लग रहा था कि उसका परिवार सुरक्षित है, तो माइकल को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसने योला को आने के लिए धोखा दिया हो। हालांकि योला शांत रही। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि वह माइकल के परिवार को लेकर चिंतित थी, लेकिन वह माइकल को लेकर चिंतित थी। नए छात्र की चर्चा अकादमी में हफ्तों से चल रही थी। शुरुआत में उसका नाम सार्वजनिक परीक्षा घटना की अफवाहों में सामने आया था, लेकिन जब उनके वर्तमान स्तर तक पहुंचने में लगे समय के सत्यापित आंकड़े सामने आए, तो फुसफुसाहट प्रशंसा में बदल गई। एक छात्र जो 1 साल से भी कम समय में इस स्तर तक पहुंच गया, ये सामान्य बात नहीं थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसकी जानकारी पर इस तरह की असामान्य रोक लगी हुई थी। ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं था। योला के लिए अब उसकी मदद करना व्यर्थ नहीं था। भले ही इससे कुछ हासिल न हो, लेकिन बिना किसी खर्च के एक उभरती हुई ताकतवर कंपनी के साथ सद्भावना स्थापित करना एक अच्छा निवेश साबित हुआ। जब उसने माइकल के चेहरे पर झिझक देखी, तो उसके होठों पर एक हल्की सी समझदारी भरी मुस्कान आ गई। उसने पहले ही अपने विवेक से घर और उसके आसपास के इलाके का जायजा ले लिया था। तत्काल कोई खतरा नहीं था, लेकिन बरामदे की टूटी हुई टाइलें काफी कुछ कह रही थीं। यहाँ कुछ तो जरूर हुआ था। माइकल चुपचाप दरवाजे के सामने खड़ा था, उसकी निगाहें बरामदे की टाइलों पर फैलती हल्की दरारों पर टिकी हुई थीं। उसने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर डोरबेल दबा दी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अंदर से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसके बाद कुंडी के खुलने की चरमराहट हुई। दरवाजा थोड़ा सा खुला, जिससे लिली का सतर्क चेहरा झांकता हुआ दिखाई दिया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसने दरवाजे के फ्रेम को कसकर पकड़ रखा था। कौन? उसने कहना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वह कौन है, उसके बाकी शब्द रुक गए। भाई माइकल। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, आश्चर्य की जगह राहत की झलक दिखाई दी। जीवन के अनुभव की कमी का मतलब यह नहीं था कि वह बोली थी। बरामदे पर पड़ी दरारें और जेस्टर का अचानक गायब हो जाना, इन सब बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। लेकिन माइकल को अब वहां शांत और वास्तविक रूप से अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर उसकी गहरी चिंता कुछ हद तक कम हो गई। उसने धीरे से सांस छोड़ी और उसके कंधों से तनाव दूर हो गया। तुम वापस आ गए, उसने कहा। माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, क्या तुम ठीक हो? लिली ने जल्दी से सिर हिलाया और उसे अंदर आने देने के लिए एक तरफ हट गई। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी उलझन में हूँ। जेस्टर कुछ देर पहले चला गया और अभी तक वापस नहीं आया है। माइकल के चेहरे पर तनाव आ गया, हालांकि उसने अपनी आवाज को स्थिर रखा। क्या यहाँ कोई और भी आया था? उसने सिर हिलाया। कोई नहीं, कम से कम अंदर तो नहीं। लेकिन उसकी नजरें फिर से बरामदे की ओर गईं। थोड़ी देर पहले एक जोरदार आवाज आई थी, जैसे कोई धड़ाम से गिर गया हो। जब मैं बाहर आई तो वो दरारें पहले से ही मौजूद थीं। जेस्टर ने कहा कि कुछ नहीं हुआ और मुझे अंदर ही रहने को कहा, और उस समय उसके साथ 2 आदमी भी थे। फिर लिली ने अपनी नजर माइकल के बगल में खड़ी महिला की ओर घुमाई। उस महिला की उपस्थिति को नजरअंदाज करना असंभव था। लिली ने धीरे से कहा, अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए। ये कौन है? माइकल के कुछ बोलने से पहले ही योला ने जवाब दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं उसकी शिक्षिका हूँ, उसने गर्मजोशी और विनम्रता से कहा। लिली ने पलकें झपकाईं। सच्चाई का एहसास होते ही उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। अब जब उसने गौर से देखा तो उनके एक जैसे वस्त्रों का मतलब समझ में आ गया। आधुनिक समाज में यह एक असामान्य दृश्य था। फिर भी उन दोनों पर यह वस्त्र बिल्कुल भी अटपटा नहीं लग रहा था, बल्कि इससे एक गरिमापूर्ण, लगभग राजसी आभा झलक रही थी। कुछ क्षणों के लिए लिली के मन में एक अजीब सी श्रद्धा का भाव जागा। उसके सामने खड़ी महिला किसी आम प्रशिक्षक जैसी नहीं लग रही थी। उसकी चाल ढाल में एक शालीनता और शांत अधिकार झलक रहा था। मैं समझ गई, लिली ने धीरे से कहा और सम्मानपूर्वक अपना सिर थोड़ा झुकाया। मेरे भाई के साथ आने के लिए धन्यवाद। योला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं। कोई बात नहीं, उसने कहा। वह चिंतित लग रहा था, इसलिए मदद करना स्वाभाविक ही था। माइकल ने थोड़ी कृतज्ञता के भाव से योला की ओर देखा और फिर लिली की ओर मुड़ गया। अंदर ही रहना, ठीक है? हम सब कुछ देख लेते हैं और जल्दी वापस आ जाते हैं। लिली ने जल्दी से सिर हिलाया। अब जब वे दोनों यहाँ थे तो उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई थी। सावधान रहना। और क्या ये ठीक है कि मैंने माँ को संदेश नहीं भेजा? उसने धीरे से कहा। ये ठीक है। जब उसने दरवाजा बंद किया तो माइकल ने उसे आश्वस्त करने के लिए सिर हिलाया। तो अब क्या? माइकल ने अकेले चले जाने की अपनी सहज प्रवृत्ति को दबाते हुए अनिश्चितता भरी निगाहों से उसकी ओर मुड़कर देखा। प्रशिक्षिका, क्या हम किसी दूसरी जगह जा सकते हैं? उसकी भौहें थोड़ी उठी, लेकिन उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। बेशक। माइकल ने अपनी निगाहें वापस क्षितिज की ओर घुमाई और अपने जुड़ाव को मजबूत करने के लिए कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना हाथ उठाया और शहर की सीमा पर स्थित जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां। योला ने सिर हिलाकर सहमति जताई। समझ गई। उनके आसपास की हवा धुंधली हो गई और माइकल के पलक झपकने से पहले ही ब्राइट गेट की जानी पहचानी सड़कें गायब हो गईं। उनकी जगह नीचे अनंत तक फैले जंगल की घनी घनी छतरी ने ले ली। सबसे पहले उसे जलती हुई लकड़ी की गंध महसूस हुई। फिर उसके पैरों के नीचे गहरी गड़गड़ाहट भरी कंपन सुनाई दी। नीचे फैले जंगल के ऊपरी हिस्से पर नजर पड़ते ही योला का चेहरा गंभीर हो गया।
माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी निगाहों का पीछा किया। इतनी ऊंचाई से वह हवा में ऊर्जा की हल्की लहरें उठती हुई देख सकता था। झटकों से पेड़ बुरी तरह हिल रहे थे। फिर उसने उसे देखा। खुले मैदान के ऊपर आकाश में एक अकेली आकृति तैर रही थी, शांत होते हुए भी चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। उसके नीचे 5 अन्य आकृतियां हवा में तेजी से दौड़ रही थी, उनकी आभाएं भयंकर और हिंसक थीं। तारांकन, उस जागृत करने वाले का नाम माइक था। उसके लिए दिन की शुरुआत बाकी दिनों की तरह ही हुई थी। लेकिन तभी एक खास सूचना ने उसका ध्यान खींचा। ब्राइटगेट शहर के ठीक बाहर हिंसक माना गतिविधि की एक लहर दर्ज की गई थी। सामान्यतः ऐसी घटनाओं का निपटारा शहर के सुरक्षा विभाग द्वारा किया जाता था, लेकिन यह मामला अलग था। ऊर्जा स्तर विभाग की सुरक्षा सीमा से अधिक था, जो उस स्तर के करीब था जिसे नियंत्रित करने की क्षमता विभाग के पास नहीं थी। प्रोटोकॉल के अनुसार मामले को उच्च स्तरीय कार्रवाई के लिए तुरंत सुपर एसोसिएशन को सौंप दिया गया। एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों में से एक होने के नाते तैनाती की अनुमति पहले उन्हीं से लेनी पड़ती थी। लेकिन एक टीम भेजने के बजाय माइक ने जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान के मिश्रण से प्रेरित होकर खुद जाने का फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार खतरे का स्तर रैंक 3 से नीचे आंका गया था। माइक जैसे काबिल व्यक्ति के लिए यह एक हल्की कसरत के बराबर था, चिंता करने लायक कोई खतरा नहीं। कम से कम उसे तो यही लगता था। जब वह निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो स्थिति उसकी अपेक्षा से बिल्कुल भिन्न थी। जंगल पूरी तरह तबाह हो चुका था, चारों ओर अभी भी भारी मात्रा में ऊर्जा का प्रभाव छाया हुआ था, लेकिन युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था। असली सदमा तो विनाश से नहीं, बल्कि वहां मौजूद एक अकेली आकृति से लगा। माइक की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने उस चेहरे को पहचान लिया, या यूं कहें कि उसे लगा कि उसने पहचान लिया है। वह चेहरा कुछ हफ्ते पहले सुपर एसोसिएशन की शाखा में मिले एक युवक से मिलता जुलता था। फिर भी उसके सामने खड़ा व्यक्ति अधिक उम्र का लग रहा था। अजनबी जो भी हो, जो वह देख रहा था उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह आकृति, यह विदूषक किसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक साथ 5 उच्च स्तरीय योद्धाओं को नियंत्रित कर रहा था। जैसे ही माइक ने यह देखा, मिशन का उद्देश्य केवल दमन करने से बदलकर नियंत्रण और गिरफ्तारी करना हो गया। फिर भी चीजें उतनी आसानी से नहीं हुई जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। अपनी अत्यधिक शारीरिक शक्ति और अनुभव के बावजूद प्रतिद्वंद्वी ने हार मानने से इनकार कर दिया। नियंत्रित योद्धाओं ने उत्तम ढाल का काम किया, जिससे माइक को उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा, जबकि उस रहस्यमय युवक ने हर अवसर का लाभ उठाया। स्थिति और भी बदतर तब हो गई जब हर बार जब वह अपनी शक्ति को केंद्रित करता था तो एक तीव्र मानसिक अशांति उसकी चेतना को जकड़ लेती थी, एक मानसिक हस्तक्षेप जो विचारों को धुंधला कर देता था और प्रवाह को बाधित करता था। माइक की झुंझलाहट बढ़ती गई। यह इतनी ज्यादा तो नहीं थी कि उसे नुकसान पहुंचे, लेकिन यह लगातार बनी हुई थी। यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। फिलहाल स्थिति गतिरोध की थी। जैसे ही माइक ने बढ़त को बरकरार रखने के लिए अपनी ऊर्जा जुटाई, हवा का रुख बदल गया। एक भीषण दबाव ज्वार की लहर की तरह हवा में फैल गया। हवा में व्याप्त ऊर्जा जम गई। ऊर्जा का हर एक कण आकाश में अचानक फैल गई। आभा के भारी भार के कारण कांपने लगा। माइक की सांस अटक गई। क्या जेस्टर के चेहरे के भाव भी बदल गए, क्योंकि वह और माइक दोनों लगभग एक ही समय पर उस स्रोत की ओर मुड़े। आसमान में ऊंचाई पर बादल ऐसे छट गए जैसे तूफान से पहले पर्दे हटते हैं। 2 आकृतियां आकाश में मंडरा रही थीं, उनकी उपस्थिति ने पल भर में सन्नाटा छा दिया। एक से शांत लेकिन दमनकारी अधिकार का आभास हो रहा था, दूसरी में एक परिचित आभा थी। तुम हो, माइक ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। दूसरी ओर जेस्टर अपनी जगह पर जम गया। उसकी निगाह उस युवक पर पड़ी और यद्यपि उसका चेहरा शांत रहा, उसकी आंखों में पहचान की एक झलक दिखाई दी। अपने गुरु। उन दोनों में से किसी ने भी उसे यहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। प्रशिक्षक योला की निगाहें नीचे के दृश्य पर घूम गईं। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब वह बोली तो उसकी आवाज शांत, लगभग कोमल थी, फिर भी उसमें एक ऐसा भार था जिससे हवा भी भारी हो गई। क्या इस बैठक को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है? उसने कहा। तो आप कह रहे हैं कि ये आपके मरे हुए लोग हैं? फिलहाल कमरे में 4 लोग मौजूद थे। माइक, प्रशिक्षक योला और माइकल के सामने बैठा था, जबकि जेस्टर चुपचाप उनके पीछे खड़ा था। माइक का सवाल सुनने के बाद योला और माइकल दोनों थोड़ा मुड़े और उनकी निगाहें उनके पीछे मौजूद शांत, भावहीन चेहरे पर टिक गईं। माइकल, जो अब शांत दिख रहा था, के विपरीत योला और माइक दोनों के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। वे जानते थे कि मरे हुए लोग क्या होते हैं, लेकिन यह वाला, क्या यह सचमुच एक मरे हुए प्राणी था? जेस्टर वहां एकदम सधे हुए अंदाज में खड़ा था, आंखें चौकन्नी थीं और सांसें स्थिर थीं। उसका प्रभाव भले ही हल्का था, लेकिन उसमें जीवन की लय समाई हुई थी। अगर कोई उसे अच्छी तरह से न जानता हो तो वह उसे महज एक और छात्र ही समझेगा। और वह माइकल से इतना मिलता जुलता क्यों दिखता था? वे बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ये जानते हुए कि वे ऐसे मामलों को छू सकते हैं जो रहस्यों की सीमा पर हैं, जो जागरूक समुदायों के बीच एक वर्जित विषय है, उन्होंने मौन रहना चुना। फिर भी हालांकि कई विचार अनकहे रह गए। जो कहना जरूरी था वह पहले ही कहा जा चुका था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर माइक ने आह भरी और अपनी सीट पर पीछे झुक गया। ठीक है, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसमें जिज्ञासा झलक रही थी। चलिए अब कुछ व्यवहारिक बातों पर आते हैं। पंजीकरण और अनुपालन। माइकल ने पलकें झपकाईं। अनुपालन? जी हाँ, माइक ने अपना बैच थोड़ा ठीक करते हुए जवाब दिया। शायद आपको ये पता न हो, लेकिन कोई भी अलौकिक प्राणी, चाहे वह पालतू जानवर हो, आत्मा हो, बनावटी जीव हो, या आपके मामले में एक मरे हुए प्राणी की तरह हो, अगर उसे सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहना है तो उसे एसोसिएशन में पंजीकृत कराना होगा। हर प्राणी पर एक शुल्क लगता है, जो उसकी शक्ति और पद के अनुसार तय होता है।
इसे आप संचालन के लिए लाइसेंस शुल्क समझ सकते हैं। माइकल ने भौहें चढ़ा ली। एक टैक्स। उसके बगल में बैठी योला धीरे से मुस्कुराए। उसने कहा, यह एक तरह का परिचालन शुल्क है। जैसा कि उसने कहा, इसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का एक हिस्सा समझिए। एक निश्चित स्तर से अधिक विनाशकारी क्षमता वाले जीवों को संभावित खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए सरकार उनकी निगरानी और नियमन करती है। ये हथियारों या उन्नत तकनीक के पंजीकरण से बहुत अलग नहीं है। माइक ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। इस तरह के जीव खासकर रैंक 1 और उससे ऊपर वाले डेटाबेस में दर्ज होने चाहिए। उनके मालिक या बुलाने वाले को सालाना टैक्स देना पड़ता है। शक्ति स्तर जितना ऊंचा होगा, शुल्क उतना ही अधिक होगा। वह थोड़ी देर रुका, उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई। और अगर आपका मरे हुए जीव बिना पंजीकरण के लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से सक्रिय रहा है, तो ये तकनीकी रूप से संघीय कानून के तहत अपराध है। माइकल का दिल थोड़ा बैठ गया। एक अपराध। अगर वे चुपचाप काम करते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, माइक ने गंभीरता से कहा। लेकिन हालात के हिसाब से जुर्माना या उचित जांच होने तक अस्थायी जब्ती हो सकती है। सौभाग्य से हमने घटना को अपरिवर्तनीय नुकसान होने से पहले ही रोक लिया, इसलिए आपको सिर्फ भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। माइकल ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी झलक रही थी। उसे तो ऐसे कानूनों के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन अब सोचने पर यह बात समझ में आ रही थी। अगर हर कोई बिना किसी निगरानी के शक्तिशाली प्राणियों को बुला या नियंत्रित कर सकता, तो दुनिया में अराजकता फैल जाती। मुझे पता नहीं था, उसने धीरे से स्वीकार किया। मुझे इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। ये तो सामान्य बात है, योला ने हल्की सी समझदारी भरी मुस्कान के साथ कहा। आखिरकार तुम अभी भी एक नए अलौकिक प्राणी हो, और इस करके कुछ फायदे भी हैं। माइकल ने हैरानी से ऊपर देखा। फायदे? उसने सिर हिलाया। सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें आधिकारिक पहचान मिल जाएगी और उन्हें फेडरेशन के नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इससे उनमें और अरोरा के मूल निवासियों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कम से कम ऊपरी तौर पर वे नियमित नौकरी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने आगे कहा, चूंकि फेडरेशन अब अलौकिक जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए भविष्य में अगर आप किसी होटल में जाएं और काउंटर पर एक बिल्ली रिसेप्शनिस्ट आपका स्वागत करती हुई दिखाई दे तो आश्चर्यचकित न हो। माइकल ने राहत की सांस ली। तनाव थोड़ा कम हुआ। तो जब तक मैं उसका रजिस्ट्रेशन करा देता हूं, तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। योला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माइक थोड़ा आगे झुका और अपनी कोहनियों को मेज पर टिका दिया। अच्छा, एक बात और है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, उसने स्थिर लेकिन जानकारीपूर्ण स्वर में कहा। शुल्क सस्ते नहीं हैं। इन्हें अलग अलग स्तरों में बांटा गया है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इत्यादि। प्राणी का रैंक जितना ऊंचा होगा, पंजीकरण और रखरखाव का खर्च उतना ही बढ़ता जाएगा। माइकल ने भौहें चढ़ा ली। कितनी महंगी चीज की बात हो रही है। माइक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। तुम्हारे जैसे प्राणी के लिए, जो एक उच्च कोटि के गुरु साधक की शक्ति के बराबर शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तुम्हारी वार्षिक आय लगभग $5 मिलियन होगी। ये तुम्हारे युद्ध कौशल या संबद्धता रेटिंग के आधार पर घट बढ़ सकती है। माइकल का दिल बैठ गया। 5 मिलियन? उसने हैरानी से पूछा, मानो वह इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। उसके बगल में बैठी योला हल्की सी हंसी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह साफ तौर पर खुश थी। उसने कहा, यह उतना बुरा नहीं है जितना लगता है। फेडरेशन अकादमी से जुड़े लोगों को सब्सिडी देती है, इसलिए हो सकता है कि आपको छूट भी मिल जाए। वैसे भी ये टैक्स तभी जरूरी है जब आपका अंडे आम जनता में सक्रिय रहने वाला हो। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि उसका ध्यान अभी भी उस आकृति पर केंद्रित था। कुछ सेकंड की झिझक के बाद उसने अनिश्चित स्वर में फिर से कहा, तीसरे रैंक के जीवों के बारे में क्या? उस सवाल ने दोनों वयस्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया। माइक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जबकि योला की आंखें चौड़ी हो गईं। उनमें आश्चर्य और एहसास का एक क्षणिक भाव झलक रहा था। रैंक 3, माइक ने दोहराया। क्या आपके पास ऐसा कुछ है? माइकल के जवाब देने से पहले ही योला के होठों पर हल्की सी हैरानी भरी मुस्कान आ गई। हाँ, उसके 2 बच्चे हैं, उसने धीरे से कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके वास्तव में 2 बच्चे हैं। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। माइक ने पलकें झपकाईं, फिर धीमी सी सीटी बजाए। 2 रैंक 3 एंडेड। उसके चेहरे पर अविश्वास और प्रशंसा के भाव बदलते रहे। फिर थोड़ी मुश्किल से उसने बोलना जारी रखा। जानकारी के लिए बता दूं, रैंक 3 के प्रत्येक जीव को पंजीकृत कराने में प्रति वर्ष लगभग $30 मिलियन का खर्च आता है। माइकल की धड़कन फिर से तेज हो गई। हर एक के लिए 30 मिलियन। योला ने उसके चेहरे के भाव देखकर हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा, उसने हल्के से हंसते हुए कहा, उच्चतर दुनिया में आपका स्वागत है, माइकल। सत्ता हमेशा कीमत के साथ आती है। योला थोड़ा पीछे झुक गई, उसकी मुस्कान और भी नर्म हो गई। साथ ही ये भी ध्यान रखना कि भले ही यह बहुत ज्यादा लगे, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए इसे इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया, हालांकि उसके चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। मैं समझता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर भी ये बहुत ज्यादा है। तारांकन, फिर भी ये बहुत ज्यादा है। योला की आंखों में शरारत भरी चमक थी और वह आगे बोली, इसे एक निवेश की तरह समझो। अगर तुम्हारे मरे हुए प्राणियों में मूल्यवान क्षमताएं या गुण हैं, तो वे अपना कर भी चुका सकते हैं। माइकल ने उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हुए पलकें झपकाईं। तो क्या वे अपना टैक्स खुद कमा सकते हैं? बिल्कुल सही, योला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कई वशीकरणकर्ता, जादूगर और सम्मानकर्ता पहले से ही ऐसा करते हैं। कुछ तो अपने प्राणियों की मदद से पूरा व्यवसाय ही चला रहे हैं। अलौकिक दुनिया के बारे में अब अधिक जानकारी मिलने के साथ ये तरीका तेजी से आम होता जा रहा है। माइक ने सहमति में सिर हिलाया। माइकल एक पल के लिए चुप हो गया और सोचने लगा।
जेस्टर और उसके अनुबंधित साथियों के समूह में उसके पास एक से अधिक ऐसे मरे हुए प्राणी थे जो जरूरत पड़ने पर इंसान का रूप धारण कर सकते थे। हालांकि उनमें से कोई भी जेस्टर जैसा नहीं था, जिसका मतलब था कि जब तक वे छुपकर रहते उन्हें सार्वजनिक दस्तावेजों की जरूरत नहीं थी। अगर कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने लाने की जरूरत पड़ी तो कम से कम अब उसे यह पता था कि इसे कानूनी रूप से कैसे किया जाए। अंत में माइकल ने कहा, मैं उसका पंजीकरण करवा दूंगा। यह अच्छी बात है, माइक ने जवाब दिया और फिर किसी के चैन से बैठने से पहले ही उसने हाथ उठा दिया। उससे पहले आइए हर जाने के बारे में बात करते हैं। माइकल को लगा जैसे उसका पेट अंदर धंस गया हो। नुकसान, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। माइक ने टैबलेट पर टैप किया और धीरे धीरे छवियों और संख्याओं की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। माइकल ने अपनी भौं हिम ली। क्या मैं मुसीबत में हूं? माइकल को अरोरा में जेस्टर को रिहा करने का वाकई पछतावा होने लगा था, लेकिन दुर्भाग्य से पछतावे की कोई गोली नहीं थी। पब फ्यूचर एड्स। अगर नुकसान सिर्फ सार्वजनिक है, खासकर जब ये जंगल में हुआ और कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ मुआवजा देना होगा, माइक ने नरमी से कहा। असली मुद्दा वे 5 शूरवीर हैं जिन पर आपके मरे हुए सैनिकों का नियंत्रण था। माइक ने अपने टैबलेट पर रिपोर्ट देखी, उसका चेहरा गंभीर हो गया। शाखा के वैद्य के चिकित्सीय आकलन के अनुसार 5 शूरवीरों की हालत स्थिर है। जब हमने उन्हें पाया तो वे सदमे में थे, गंभीर मानसिक आघात, भ्रम और अल्पकालिक स्मृति विखंडन से पीड़ित थे। कुछ भी जानलेवा नहीं है, लेकिन वैद्य ने इसे जबरन मानसिक नियंत्रण के कारण हुआ मानसिक आघात बताया है। उसने ऊपर देखा। व्यापक उपचार से वे ठीक हो जाएंगे, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि यह क्षति आपके मरे हुए सैनिकों के कार्यों के कारण हुई है। माइकल का दिल बैठ गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, माइक ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, कि भले ही शारीरिक चोटें मामूली हों और मानसिक प्रभाव अस्थायी हों, फिर भी यह सरकारी कर्मचारियों पर हमले की श्रेणी में आता है। वे शूरवीर सक्रिय ड्यूटी पर तैनात फेडरेशन के कर्मचारी थे। जानबूझकर हो या अनजाने में, तकनीकी रूप से यह एक संघीय अपराध है। वह रुका, शब्दों को समझने का समय देते हुए। भले ही आपके मरे हुए सैनिकों ने स्वतंत्र रूप से काम किया हो, फिर भी आप उसके स्वामी हैं। कानून के अनुसार आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक पल के लिए कमरा शांत हो गया। फिर योला की आवाज ने तनाव को चीरते हुए माहौल को शांत कर दिया। मैं असहमत हूं, उसने स्पष्ट स्वर में कहा। माइक ने पलकें झपकाई और उसकी ओर मुड़ा। माफ कीजिए, आप गलत समझ रहे हैं, योला ने मेज पर कोहनी टिकाते हुए कहा। यह हमला नहीं था, यह आत्मरक्षा का कार्य था। यहां तक कि माइकल, जिसका बचाव किया जा रहा था, भी अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। आत्मरक्षा, सचमुच? माइक का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, हालांकि उसने अपनी बात को शालीनता से कहने की कोशिश की। इंस्ट्रक्टर योला, पूरे सम्मान के साथ, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है। उद्धरण चिन्ह। मैंने भी वही रिपोर्ट पढ़ी है, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसका स्वर शांत था लेकिन दृढ़ था। और उसमें यह भी लिखा है कि सरकार ने एक अपंजीकृत संस्था को पकड़ने के लिए 5 शूरवीरों को भेजा था, जिसका आक्रामकता का कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं था और जो उस समय एक सिमुलेशन के अंदर एक हानिरहित कार्य कर रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और आंखें सिकोड़ ली। तुम्हारे लोगों ने पहले हमला किया। मेरे विद्यार्थी के मरे हुए सैनिकों ने तो बस घात लगाकर किए गए हमले पर प्रतिक्रिया दी। माइक का जबड़ा कस गया। उसने तीखे स्वर में कहा, यही नियम है। पहले पकड़ो, बाद में पुष्टि करो। अगर हम हर मामले की जांच करने के बाद ही कार्रवाई करते तो इस महीने पकड़े गए आधे शैतानी ताकतवर जीव आज भी आजाद घूम रहे होते। योला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी आवाज तो विनम्र थी लेकिन शब्द नहीं। लेकिन जो भी संदिग्ध प्रतीत होता है, वह सब दुश्मन नहीं होते। अगर कोई योद्धा किसी निर्दोष प्राणी पर तलवार उठाता है तो उस प्राणी को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। ये सहज प्रवृत्ति है, दुर्भावना नहीं। योला बिना विचलित हुए अपनी नजर जेस्टर की ओर घुमाई, जो पूरे समय माइकल के पीछे चुपचाप खड़ा था। मुझे बताओ, उसने नर्म स्वर में कहा, मानो किसी बच्चे से बात कर रही हो। क्या मैं गलत थी? पब फ्यूचर एड्स। जेस्टर अचानक पूछे गए सवाल से चौंक कर पलकें झपकाई। उसकी नजर योला से माइकल पर गई, फिर वापस योला पर। गलत, उसने धीरे से दोहराया। हाँ, योला ने लगभग मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा। जब वे तुम्हें पकड़ने आए थे तब तुम क्या कर रहे थे? जेस्टर ने अपना सिर झुकाया, स्पष्ट रूप से प्रश्न की दिशा को लेकर वह असमंजस में था। उसने सरल शब्दों में कहा, मैं सिमुलेशन का परीक्षण कर रहा था। इस तरह के वातावरण में यह मेरा पहला अनुभव था। मैं केवल अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था। योला ने उत्साह से सिर हिलाया। और आपकी सबसे प्रबल तत्व संबद्धता क्या है? अंधकार, विदूषक ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। यह मेरा प्रमुख तत्व है। मैं जो कुछ भी उपयोग करता हूं, वह इसी से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही। योला माइक की ओर मुड़ी, उसकी आवाज में शांत जीत का भाव था। तो बताओ, अगर कोई अमर प्राणी, जिसकी अंधकार से गहरी आत्मीयता हो, पहली बार किसी आभासी परीक्षण वातावरण में कोई मंत्र पढ़ना चाहे, तो वह क्या कर सकता है? क्या वह अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग करने से इनकार कर देगा? क्या वह प्रकाश का जादूगर होने का नाटक करेगा? माइक के होंठ एक पतली रेखा में दब गए। माइकल भी अवाक रह गया। माइक ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। उसका चेहरा थोड़ा सा फड़क रहा था क्योंकि वह अपनी झुंझलाहट को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि उससे बहस करना व्यर्थ है, फिर भी वह अपनी आवाज में छिपी झुंझलाहट को पूरी तरह से छुपा नहीं सका। क्या आप वाकई इस घटना को हानिरहित कह रहे हैं? 5 सरकारी शूरवीर अस्पताल में भर्ती और एक जंगल तबाह। योला ने मेज पर करीने से हाथ जोड़ लिए। उसने धीरे से कहा, जो हो सकता था उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। शुक्र मनाओ कि उस मरे हुए प्राणी ने पूरी ताकत से पलटवार करने के बजाय खुद को रोक लिया। अगर उसने ऐसा किया होता तो वे शूरवीर अस्पताल में नहीं बल्कि लाश बन चुके होते। इसके बाद जो सन्नाटा छाया, वह कान फाड़ देने वाला था।
यहाँ तक कि माइकल को भी अपनी हंसी रोकने के लिए दूसरी तरफ देखना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उसके बचाव के इस दुस्साहस पर आभारी होना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए। माइक ने गहरी सांस छोड़ी और कनपटी रगड़ी। ठीक है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, मानो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। हम आपकी व्याख्या को रिपोर्ट में शामिल कर लेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय एसोसिएशन के समीक्षा बोर्ड पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, योला ने मधुरता से जवाब दिया, उसकी हल्की मुस्कान जरा भी नहीं डगमगाई। मुझे विश्वास है कि वे बात समझ जाएंगे। माइकल चुपचाप बैठा रहा, राहत और दूसरों की वजह से होने वाली शर्मिंदगी के बीच फंसा हुआ था। किसी न किसी तरह उसे यकीन नहीं था कि योला ने उसे बचा लिया है या भविष्य के मामले को कहीं अधिक जटिल बना दिया है। माइकल को उम्मीद नहीं थी कि प्रशिक्षक योला वास्तव में इतनी मददगार साबित होंगी। अगर वह अकेले घर लौटता तो उसे नहीं पता होता कि क्या होता, लेकिन उसे संदेह था कि इसका परिणाम कुछ बेहतर होता। संभवतः स्थिति और भी बदतर होती। बहरहाल योला की स्थिति के कारण जिस मामले को सुलझने में कम से कम 1 सप्ताह लगना चाहिए था, वह कुछ ही दिनों में सुलझ गया। एक तो माइकल को आखिरकार यह समझ में आया कि किसी संगठन का हिस्सा होने से कितना वास्तविक प्रभाव पड़ता है। हालांकि संघ विशाल था, लेकिन चूंकि यह खंडित था और इसमें एक एकल शासी निकाय का अभाव था, इसलिए अकादमी जैसी अन्य प्रमुख संस्थाओं का संघ को बनाने वाली छोटी शाखाओं की तुलना में काफी अधिक प्रभाव था। बेशक अगर वे टुकड़े कभी एकजुट हो गए तो अरोरा में ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी जो फेडरेशन की ताकत का मुकाबला कर सके। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 4 महीने पहले का माइकल अब इस तरह का नजरिया कैसे रख सकता है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था, जितना ऊपर चढ़ते थे उतना ही अधिक दृश्य दिखाई देता था। ये घटना चाहे छोटी हो या बड़ी, इसने माइकल को सत्ता से जुड़ी कई जिम्मेदारियों और परिणामों का एहसास कराया। मामला सुलझने के बाद प्रशिक्षक योला तुरंत अकादमी के लिए रवाना हो गई। चाहे माइकल उनके लिए कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, वह ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती थी। फिर भी माइकल अब उनका एहसानमंद था और इस एहसान ने उन दोनों को थोड़ा और करीब ला दिया। जाने से पहले उसने माइकल से कहा था कि जैसे ही उसका काम खत्म हो जाए वह अकादमी लौट आए। उसकी आवाज में एक तरह की जल्दबाजी झलक रही थी, जिससे माइकल का वहां ज्यादा देर रुकने का मन नहीं हुआ। अकादमी का हिस्सा बनने के फायदों को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद वह इसे और भी अधिक महत्व देने लगा। पहले जब वह अपने परिवार का साथ छोड़ने में थोड़ा हिचकिचाता था, उसके विपरीत अब उसने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया। इस समय माइकल के सामने जेस्टर था और दोनों उसके परिवार के घर में उसके कमरे में थे। लिली स्कूल में थी और आंटी मिया काम पर थी, इसलिए घर पर केवल माइकल और जेस्टर ही थे। पिछले 2 दिनों के विपरीत जब उसने इस घटना को लेकर बार बार मरे हुओं को फटकारा था, माइकल आज काफी शांत था। घटना के बाद से तीसरा दिन परिस्थिति चाहे जैसे भी घटी हो, यह निर्विवाद था कि जेस्टर की सारी हरकतें अंततः माइकल के आदेश पर ही की गई थी। सौभाग्यवश मामला सुलझ गया था और माइकल ने जेस्टर को पहले ही कड़ी चेतावनी दे दी थी। उसने तभी रुकना बंद किया जब उसे यकीन हो गया कि मरे हुए लोग उसकी बात पूरी तरह समझ गए हैं। इसी वजह से उसने आज जेस्टर को परेशान न करने का फैसला किया। माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और चुपचाप जेस्टर की ओर देखने लगा। अब जब तुम्हारी आधिकारिक पहचान हो गई है तो तुम्हारे लिए समाज में घुल मिल जाना आसान हो जाएगा। खिड़की के पास खड़ा जेस्टर चुपचाप सिर हिलाया, उसकी आंखों में मुश्किल से दिखाई देने वाली हल्की सी चमक थी। माइकल ने कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा, उसके चेहरे पर गर्व की एक झलक दिखाई दी। उसने सोच समझकर कहा, अब तुम न केवल आधिकारिक जादूगर हो बल्कि आधिकारिक नाइट भी हो, और किसी तरह तुमने ची गैदरिंग लेवल 3 भी हासिल कर लिया है। जेस्टर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ये बस अभ्यास करते समय हो गया, उसने ईमानदारी से कहा। माइकल ने इस पर हल्की सी मुस्कान दी। मूल देश में एस अभी भी ची गैदरिंग स्टेज 1 में संघर्ष कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से प्रतिभा में अंतर के साथ साथ कई अन्य सहायक कारकों के कारण था। सच तो यह है कि जेस्टर को तीसरे स्तर का ची गैदरिंग कल्टीवेटर भी नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह यह नहीं थी कि वह धीमा था, बल्कि इसलिए कि वह किसी एक मार्ग पर केंद्रित नहीं था। वह एक साथ कई मार्गों पर चल रहा था, मैज, नाइट और कल्टीवेटर। अगर उसने खुद को पूरी तरह से किसी एक मार्ग पर समर्पित कर दिया होता तो शायद वह अब तक अपनी चुनी हुई प्रणाली के शुरुआती चरणों को पार कर चुका होता। फिर भी उसकी विकास गति अविश्वसनीय थी, और जब माइकल को याद आया कि यह तो केवल उसके क्लोन की ताकत थी तो वह खुद पर आश्चर्य से भर उठा। ठीक है, अब इसे आजमाओ, माइकल ने आदेश देते हुए कहा। यही कारण था कि परिवार के आसपास न होने के बावजूद वह घर पर ही रुका रहा, और यही कारण था कि उसने जेस्टर को अपने चचेरे भाई के साथ स्कूल भेजने के बजाय अपने साथ रखा था। वह एक विशेष कौशल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा था जो हाल ही में उसके लिए फिर से जागृत हुआ था। स्मृति वृद्धि। जेस्टर की तीव्र प्रगति को देखकर न केवल साधना में बल्कि ज्ञान में भी माइकल को यह विचार आया। उस मरे हुए प्राणी की नींव ठोस थी जो एक दुष्ट साधक की यादों पर टिकी थी, और इसी कारण वह कई क्षेत्रों में माइकल से कहीं अधिक ज्ञानी था। इस विचार ने माइकल के मन में कुछ हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन इसकी पुष्टि करने से पहले उसे खुद इसका परीक्षण करना होगा। हालांकि मन ही मन उसे पहले से ही यह दृढ़ विश्वास था कि यह काम करेगा। कुछ सेकंड बाद माइकल के सामने कई पैनल दिखाई दिए। आपने मांसपेशी नियंत्रण की मूल बातें सीख ली हैं। आपने माना नियंत्रण की मूल बातें सीख ली हैं। आपने नाइट कल्टीवेशन तकनीक की बुनियादी बातें सीख ली हैं। ... ऐसा लगा मानो यादों की एक धारा सीधे उसके दिमाग में उतर रही हो। उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का, फिर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। एक गहरी आह भरते हुए माइकल ने मेज से एक फोन उठाया और जेस्टर को दे दिया। उसमें उसके जरूरी ऐप्स थे, उसके बैंक खाते, सुपर हीरोज फोरम और एकेडमी पोर्टल। अपने बगल में खड़े उस मरे हुए प्राणी को देखकर माइकल अनजाने में हल्की सी मुस्कान रोक नहीं पाया।
ज्येष्ठ के साथ होने पर क्या उसे नींव के निर्माण में धीमी प्रगति के बारे में फिर से चिंता करने की वास्तव में आवश्यकता थी? नहीं। कुछ और निर्देश देने के बाद माइकल चला गया। तारांकन 5 घंटे बाद माइकल अकादमी के गुप्त क्षेत्र में वापस आ गया था। हालांकि उन्हें तुरंत एक समस्या का सामना करना पड़ा। किसी कारणवश वह अपने विला में प्रवेश नहीं कर सका। असमंजस में पड़कर उसने अपना एजबैंड उठाया और लीरा से संपर्क करने के लिए संचार फंक्शन खोला। यह अकादमी की संचार प्रणाली की कई सुविधाजनक विशेषताओं में से एक थी, जो अकादमी के भीतर छात्रों के बीच तत्काल संपर्क की सुविधा प्रदान करती थी। थोड़ी ही देर में उनका जवाब आ गया। मैं अपने विला में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? माइकल ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई खराबी हो गई है, जादू की बनावट में कोई गड़बड़ी हो गई हो। लेकिन फिर क्या जादू में भी कोई गड़बड़ी हो सकती है? दुर्भाग्यवश लीरा की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। आपके विला में कोई और रह रहा है। कुछ देर रुकने के बाद उसने एक और संदेश भेजा, अब आप टॉप 1 नहीं है। तारांकन, यह अकादमी निरंतर विकास को बढ़ावा देने वाला स्थान था। यह मायने नहीं रखता था कि वह वृद्धि महत्वपूर्ण थी या छोटी महत्वपूर्ण तो प्रगति थी। इसकी चारदीवारी के भीतर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक पहले जैसा नहीं रह पाता था। यह नियम सभी पर लागू होता था, यहां तक कि शीर्ष छात्रों पर भी। महज इसलिए कि कोई सबसे मजबूत के रूप में शुरुआत करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्नातक होने पर भी उतना ही मजबूत रहेगा। अकादमी हर साल एक प्रतिस्पर्धी रैंकिंग प्रणाली बनाए रखती थी। कोई भी छात्र अपने से उच्च रैंक वाले छात्र को चुनौती दे सकता था। उच्च रैंक वाला छात्र 2 बार चुनौती को अस्वीकार कर सकता था, लेकिन तीसरी बार अस्वीकार करने पर सिस्टम स्वचालित रूप से इसे हार मान लेता था और उसका स्थान बदल दिया जाता था। माइकल के साथ भी ठीक यही हुआ था। जब वह अनुपस्थित था, किसी ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसे चुनौती दे दी। उसकी ओर से कोई जवाब न मिलने पर सिस्टम ने इसे हार मान लिया और उसकी रैंक गिर गई। ये पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि किसने उसकी जगह ले ली है। रिन्ने हॉलवेन, पूर्व रैंक 2। जब लीरा ने सरल शब्दों में स्थिति समझाई तो माइकल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। यह एक स्पष्ट कानूनी खामी का दुरुपयोग था, लेकिन वह इसके पीछे छिपी चतुराई को नकार नहीं सका। फिर भी उसके भीतर झुंझलाहट सुलगती रही। उसने बिस्तर को गर्म भी नहीं किया था कि कोई और उस पर कब्जा कर चुका था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने एजबैंड के कार्यों को समझना शुरू किया और उसके चेहरे के भाव शांत हो गए। उन्होंने रिन्ने का नाम चुना और सीधे चुनौती भेज दी। लगभग तुरंत ही उसके इंटरफेस पर 4 घंटे का टाइमर दिखाई दिया। यदि उस निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनौती स्वीकार नहीं की गई तो इसे चुनौती देने वाले पक्ष की ओर से अस्वीकृति माना जाएगा। तारांकन, अकादमी के एक हिस्से में 2 लोगों के लिए बने साझा विलाओं में से एक में एक युवक और एक युवती आमने सामने बैठे थे। कमरा रोशन और सुरुचिपूर्ण था। लड़की के एजबैंड में अचानक रोशनी जगमगा उठी। कमरे में एक हल्की सी झनकार गूंज उठी। उसने नीचे देखा, उसकी भौहें थोड़ी सी उठी और फिर वह बोली, भाई, मुझे चुनौती मिली है। उसके सामने बैठा युवक अचानक ऊपर देखने लगा। उसका जबड़ा कस गया और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। केवल एक ही व्यक्ति था जो उसे चुनौती दे सकता था, वही व्यक्ति जो उससे ठीक नीचे पद पर था। माइकल नॉर्मन, उसने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। रिन हॉलवेन थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। उसे अपनी बहन रिन की शीर्ष स्थान पर बने रहने की जरूरत थी, कम से कम तब तक जब तक अकादमी प्रथम वर्ष के शीर्ष छात्र के लिए वह वोट नहीं खोल देती। वह छलांग उनके लिए, उसके लिए ऊपर उठने का मौका थी। अब शीर्ष स्थान खोना सब कुछ बर्बाद कर सकता है। दुर्भाग्यवश वह इस बारे में कुछ खास नहीं कर सकता था। उसे निचले रैंक के छात्र के जीवन में दखल देने की अनुमति नहीं थी। इससे भी बढ़कर पिछली लड़ाई के बाद उसे ये भी यकीन नहीं था कि अगर वह कोशिश भी करे तो माइकल का कुछ बिगाड़ पाएगा। रिन ने गहरी सांस छोड़ी और मुट्ठियां कस ली। अंत में उसने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, चुनौती स्वीकार करो। हम इसे और बड़ी समस्या बनने से पहले ही सुलझा लेंगे। रिन ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही उसने अपने एजबैंड पर पुष्टि बटन दबाया, उसकी आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी।